फ्रेंड्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेज। तो हमारी जो सीरीज चली हुई थी ऑटोकॉइड्स की, उसमें आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पढ़ा था हमने एमिनो ऑटोकॉइड्स, ठीक है। दूसरा था आपका लिपिड डेरिवेटिव्स। तो आज हम लिपिड डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिपिड डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद हम इसके बारे में NSAID जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसी में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे ये सब टॉपिक रहेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं लिपिड डेरिवेटिव से। तो लिपिड डेरिवेटिव में हमने बताया था आपको कल भी, ठीक है। लिपिड डेरिवेटिव्स, जो स्टूडेंट्स पहले से नोट्स हैं वो अपने नोट्स लेके बैठिए, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपने नोट्स बनाते जाइए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। तो लिपिड डेरिवेटिव्स मैंने आपको 3 बताए थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ये बनते कैसे हैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपकी कहाँ आर्किडोनिक एसिड से बनता है। तो आर्किडोनिक एसिड कहाँ से बनता है? तो ये जो आपकी सेल वॉल होती है, यानी कि सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो इसमें फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम की प्रेजेंस में आपका क्या बनता है? आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है आपका। पहले भी बताया था मैंने आपको, 20 कार्बन्स की स्ट्रक्चर होती है, 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 5, 8, 11 और 14 नंबर लोकेशन पे। फिर उसके बाद उस लेक्चर में मैंने बताया था कौन से 2 एंजाइम की प्रेजेंस में। तो दोबारा से बता देता हूँ, आपका कॉक्स एंजाइम और आपका लोप एंजाइम, 2 एंजाइम होते हैं, कॉक्स और लोप एंजाइम। इनकी प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। तो कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन G2। क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन G2। और लोप एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है आपका ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन किसके एंजाइम की प्रेजेंस में? कॉक्स। लोप एंजाइम की प्रेजेंस में ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। आगे समझ में, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, ल्यूकोट्राइन्स आपकी लोप एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो पहले ल्यूकोट्राइन्स का क्या काम होता है? आपका ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आपके लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या करता है? ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। थर्ड क्या करेगा? आपकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। स्मूथ मसल्स कहाँ की? इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स, है ना। इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? आपको डायरिया की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये हो गया। इससे जस्ट अपोजिट इनका काम होता है। इनके जस्ट अपोजिट किसका काम होता है? आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इसके जस्ट अपोजिट काम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसको कॉक्स को इनहिबिटर्स और लोप इनहिबिटर्स ड्रग के बारे में, ठीक है। यानी कि इनके जो एक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट में इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा। तो पहले आता है आपका जैसे कॉक्स और लोप को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स। तो आपने नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पढ़ी होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ने नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पढ़ी हैं। तो वही आपकी इनमें काम आने वाली, इसी मैकेनिज्म पे। तो इसलिए मैंने पहले आपको ये पूरा बताया है। तो फर्स्ट देखिए आप, कॉक्स इनहिबिटर्स, ठीक है। कॉक्स इनहिबिटर ड्रग के बारे में बताता हूं। तो ये जो आपका कॉक्स है, ये मेनली 3 तरह का होता है। कॉक्स फर्स्ट, कॉक्स सेकंड एंड कॉक्स थर्ड। तो हम अब इन्हीं के आसपास रहेंगे, कॉक्स के आसपास। तो फर्स्ट आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे हम वो ड्रग्स जो कॉक्स फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। कौन सी ड्रग जो कॉक्स फर्स्ट को इनहिबिट करेंगे? तो मैकेनिज्म के हिसाब से याद करते जाइएगा। तो कॉक्स फर्स्ट इनहिबिटर ड्रग का नाम आता है आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया, इसका बार बार एक नाम भी पूछा जाता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ये नाम बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एस्प्रिन का नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दूसरा इसमें आती कॉक्स फर्स्ट में आइबुप्रोफेन, आपने कॉमन ड्रग है ये, ठीक है। डाइक्लोफेनिक। तो इनकी मैकेनिज्म समझ में आ गई। यहाँ जो कॉक्स है इसको इनहिबिट करने का काम करेंगे। डाइक्लोफेनिक, इंडोमेथासिन,
कौन सा मैथासिन? इंडोमेथासिन। उसके बाद आती है मैकेनिज्म। सेकंड जो होती है, ये तो मान लीजिए मैकेनिज्म के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं ना। सेकंड है आपका मैकेनिज्म, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिफरेंशियल कॉक्स सेकंड इनहिबिटर्स, यानी कि ये ड्रग्स क्या होते हैं, कॉक्स सेकंड भी इनहिबिट करती हैं, ज़्यादा कॉक्स सेकंड को इनहिबिट करती हैं और कॉक्स फर्स्ट को भी इनहिबिट करती हैं। तो इन ड्रग्स का नाम आता है आपका नीमोस्लाइड, ठीक है। नीमोस्लाइड तो सबने सुनी होगी, नीमोस्लाइड, नामब्यूटोन और आपकी मिलॉक्सिकैम, ठीक है, मिलॉक्सिकैम। ये ड्रग होगी आपकी प्रिफरेंशियल कॉक्स सेकंड इनहिबिटर। इसके बाद आती है आपकी प्रिफरेंशियल कॉक्स, मतलब ये प्रिफरेंशियल होगी। अब आपकी आती है सिलेक्टिव कॉक्स सेकंड इनहिबिटर, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म आती है आपकी डायरेक्ट नोट्स बनाने स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि सर हमें जैसे बोर्ड पे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाइए, तो उसी हिसाब से मैंने अब ये वाला लेक्चर यूज करा आपका, ठीक है। थर्ड है आपका सिलेक्टिव। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपको आपके हर एग्जाम, आने वाले हर एग्जाम के लिए, एम्स वगैरह, एम्स हो गया, आगे ईएसआईसी की भी भर्ती है। आपको एक और बात बता दूं, ईएसआई अपनी खुद की वैकेंसी अब खुद करवाने वाला है, वो अब एम्स में नहीं देगा अपनी वैकेंसियों को, तो इसलिए स्टूडेंट उसके हिसाब से भी तैयार रहें आप, ठीक है। तो कॉक्स सेलेक्टिव कॉक्स सेकंड इनहिबिटर में आपके ड्रग आती है इटोरकॉक्सिब, ठीक है, पेन किलर होता है एक अच्छा, इटोरकॉक्सिब। उसके बाद सिलिकॉक्सिब, जो भी कॉक्सिब आएंगी इसमें, ठीक है, जितनी भी कॉक्सिब आएंगी सब इसी में आएंगी, ठीक है। वेल्डिकॉक्सिब। उसके बाद आपकी रेबिकॉक्सिब, या ये जितने भी कॉक्सिब ड्रग हैं सब आपकी कॉक्स सेकंड इनहिबिटर में आएंगी सिलेक्टिव में। उसके बाद आती है कॉक्स थर्ड इनहिबिटर्स, कॉक्स थर्ड इनहिबिटर्स। तो इसमें आपकी मोस्ट फेवरेट ड्रग पीसीएम, पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल आएगी आपकी कॉक्स थर्ड इनहिबिटर्स में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक एक ड्रग के बारे में। अब जो भी ये ड्रग मैंने बताई हैं, इसका दूसरा अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये ड्रग होती हैं आपकी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAID, ठीक है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि इसमें क्या नहीं है, स्टीरोइडल ड्रग नहीं है। दूसरा, ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम टॉलरेंस, लिख लीजिए, पूछ सकता है आपसे, फ्री फ्रॉम टॉलरेंस डिपेंडेंस, ठीक है, इनकी आदत नहीं पड़ेगी आपको, टॉलरेंस डिपेंडेंस, तो इनकी आदत नहीं पड़ेगी। फ्री फ्रॉम वो होती है आपकी स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल है ना, नॉन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि इसमें स्टेरॉइड प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ तक हो गया समझ में? ओके। अब इसके बाद आती है डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे आगे। तो सबसे पहले आती है आपकी एस्प्रिन। सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेंगे, एस्प्रिन के बारे में। ऐसे ही हम एक एक ड्रग के बारे में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एस्प्रिन के साइड इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा, तो एस्प्रिन का सबसे पहले साइड इफेक्ट लिख लीजिए। ये क्या करती है, जीआई डिस्टरबेंस करती है, नीचे लिख देता हूं मैं इसके बाद साइड इफेक्ट, ठीक है। पहले इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट बता देता हूँ, मैकेनिज्म आपको बता दिए, अब आते हैं साइड इफेक्ट। तो फर्स्ट आता है जीआईटी में साइड इफेक्ट किस किस ड्रग का होगा, तो इसमें आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये ड्रग क्या करेंगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन करेंगी। एक आपकी जो एस्प्रिन थी, एस्प्रिन के साथ आपका होता है अल्सरेशन की प्रॉब्लम, अल्सरेशन की प्रॉब्लम। अल्सर कैसे करेगी, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये ड्रग आपके कहाँ जाएगी, आपके स्टोमक में, ये मान लीजिए आपका स्टोमक, जैसे ये ड्रग एस्प्रिन आपकी यहाँ पे आई, तो ये ड्रग होती है आपकी एसिडिक इन नेचर की। कौन सी नेचर की होती है आपकी, एसिडिक। एसिड एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, एसिड एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो ये ड्रग क्या चली जाएगी, डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी आपकी, इन सेल्स के पास, ठीक है, यानी कि आपकी जो भी गैस्ट्रिक सेल्स हैं इसके अंदर एस्प्रिन चली गई। तो यहाँ पे सेल के अंदर इन्वायरमेंट कैसा होता है आपका,
ठीक है, एसिड नहीं होता है, बेसिक हो गया 7.4 जैसे पीएच हो गया, तो उसका आसपास का ये इन्वायरमेंट हो गया। स्टोमक का पी कितना हो गया आपका 1 से 3 पीएच हो गया। तो जब ये यहाँ जाती है तो ये एसिडिक नेचर की होती है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, है ना, यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और इस सेल को फाड़ देते हैं। ये जो आपकी गैस्ट्रिक सेल थी इसको फोड़ देती है, जैसी गैस्ट्रिक सेल फूटती है तो यहाँ पे आपका अल्सर क्रिएट हो जाता है। आ गया समझ में? तो इसको बोलते हैं आयन ट्रैपिंग प्रोसेस। आयन को क्या करती है? ट्रैप करती है। आयन ट्रैपिंग प्रोसेस से क्या बनता है? आपको अल्सर बनता है। आ गया समझ में? अल्सर कैसे बनेगा कि ये एसिडिक ड्रग थी, अंदर आपकी ब्लड सेल के अंदर चली गई, ठीक है, वहां पे बेसिक एनवायरनमेंट मिला, एसिड बेस ने रिएक्शन किया, आयन ट्रैप्स हुए अंदर और ये फट गई सेल, तो फटने से आपको अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। आ गया समझ में? अगर किसी पेशेंट को अल्सर है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या पता चलेगा उसका, कि उसका जो स्टूल आता है वो ब्लैक कलर के स्टूल आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें कि एस्प्रिन, ऐसा तो है नहीं कि हम एस्प्रिन यूज ना करें, तो एस्प्रिन के लिए उसके लिए अलग से प्रिपरेशन बनाई गई है, वो नीचे लिखवाता हूँ आपको, ये जरूर पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में। तो एस्प्रिन के लिए क्या करा गया है, जो पार्टिकल साइज थी उसकी, इसकी एस्प्रिन की जो बनाने की जो पार्टिकल साइज थी उनको क्या करा गया? माइक्रोनाइज किया गया, माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल साइज। तो आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो साइड इफेक्ट कम करने के लिए हमने माइक्रोनाइज पार्टिकल्स यूज किए उसके, तो कौन सी ड्रग आएगी? एस्प्रिन। और उसमें क्या यूज किया जाता है? उसका फॉस्फेट बफर यूज किया जाता है। कौन सा? फॉस्फेट बफर यूज किया जाता है। उस फॉस्फेट बफर की पीएच कितनी होती है? 6.8। ठीक है, उसकी पीएच कितनी होती है? 6.8। तो ये याद कर लेंगे। उसका और साइड इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या करेंगे? खाना खाने के बाद यूज करेंगे, है ना, यूज पोस्ट सीबोस, यानी खाना खाने के बाद उसको यूज किया जाएगा। और क्या कर सकते हैं उसके साथ? हम एंटा एसिड दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो ये सब हो गया इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए। तो जीआईटी में कौन सी ड्रग है? एस्प्रिन आपका साइड इफेक्ट शो करती है। दूसरा साइड इफेक्ट कहाँ पे देखते हैं? लीवर में। तो लीवर डैमेज कौन सी ड्रग करती है आपकी? लीवर डैमेज, तो लीवर डैमेज करेगी एक तो आपका निमोसलाइड, ठीक है, दूसरा आपका पैरासीटामोल। ये ड्रग क्या करती हैं? आपका साइड इफेक्ट शो करती हैं। कहाँ पे जाके? आपके लीवर के अंदर जाके। इसीलिए 12 साल से छोटे बच्चों में आपकी निमोसलाइड बैन है। पैरासीटामोल को अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज कर देगी, यानी हिपाटिक टॉक्सिसिटी कर देगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्रग आती है, अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको ड्रग्स के नाम। अभी ड्रग्स का नाम ओनली साइड इफेक्ट याद कर लीजिए आप। 2 ड्रग्स का साइड इफेक्ट बता दिए। तीसरी ड्रग का साइड इफेक्ट डायरिया। एक जो ड्रग है वो आपकी डायरिया शो करती है, तो वो ड्रग कौन सी हो गई आपकी? आगे कंप्लीट क्लासिफिकेशन आएगा, मीफिनामिक एसिड। कौन सी ड्रग? मीफिनामिक एसिड। ये जो ड्रग है ये क्या शो करती है आपको? डायरिया, ठीक है। चौथी ड्रग आपकी, चौथा साइड इफेक्ट आ गया हार्ट बर्न। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दिल जल रहा है ना, तो उसमें आती है आपकी पिरोक्सिकैम। आगे आपको एक एक ड्रग के बारे में बताऊंगा, पिरोक्सिकैम, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके साइड इफेक्ट। ये 4-5 साइड इफेक्ट बताए मैंने, इनको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद पहले मैकेनिज्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया था, मैं आपको अगला क्लासिफिकेशन बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम, है ना, रिंग सिस्टम। ये आपका क्या हो गया? अगला क्लासिफिकेशन के आधार पर बताता हूँ मैं, ओके। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका रिंग सिस्टम के आधार पे जो क्लासिफिकेशन, पहला था मैकेनिज्म के हिसाब से, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। तो इसमें आपका आता है, फर्स्ट में आएगा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स के लिए, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो मैंने आपको बताई थी, कॉक्स इनहिबिटर्स के लिए इसमें ए आएगा आपका एस्प्रिन, ठीक है, नहीं तो कॉक्स फर्स्ट इनहिबिटर देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट आएगी आपकी एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का मैंने पहले भी आपको नाम बताया, नाम पूछा जाता है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नाम क्या आएगा इसका? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्प्रिन कौन सी क्लास की ड्रग होती है आपकी? इसकी जो रिंग होती है, इसमें रिंग होती है आपकी सैलिसिलिक एसिड रिंग, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो एक तो होगी सैलिसिलिक एसिड जो रिंग आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम। तो फर्स्ट आ गया आपका सैलिसिलिक एसिड के हिसाब से हमने देखा, तो इसकी फर्स्ट ड्रग होगी आपकी एस्प्रिन, तो उसमें आ जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दूसरी ड्रग आती है आपकी इसमें
मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या होती है, आपको मिथाइल सैलिसिलेट का काम होता है आपका, जो भी काउंटर इरिटेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है मिथाइल सैलिसिलेट को। अगर कहीं पे आपको कट लग रहा है या कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो उसमें आपको मिथाइल सैलिसिलेट यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक और ड्रग आती है सैलिसिलेट। ये क्या होते हैं, डाइमर होते हैं। किसका डाइमर होता है ये आपका, एस्प्रिन का, डाइमर ऑफ एस्प्रिन। यानी कि दो एस्प्रिन को आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सैलिसाइलेट बनेगा। फिर उसके बाद आती है आपकी बिनोराइलेट। कौन सी ड्रग आएगी आपकी, बिनोराइलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है सैलिसिलिक के एग्जांपल में, बिनोराइलेट। ये ड्रग किसका कॉम्बिनेशन आपका, एस्प्रिन प्लस पीसीएम का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ आपके एग्जाम्स में, बहुत बार एग्जाम में आ चुका कि जो एस्प्रिन और पीसीएम का कॉम्बिनेशन क्या है, तो बिनोराइलेट बता देंगे। उसमें पूछा जाता है बिनोराइलेट कौन कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन, तो आप बताएंगे एस्प्रिन और किसका, पीसीएम का। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी पूछ लेता कई बार कि एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड एस्टर ऑफ पीसीएम, है ना, एस्टर ऑफ पीसीएम। तो क्या बता देंगे आप, बिनोराइलेट। तो ये ड्रग का नाम याद कर लेना आप, बिनोराइलेट। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा आपका। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको रिंग्स के आधार पर, सैलिसिलिक एसिड के आधार पर, है ना। सैलिसिलिक एसिड में कौन कौन से आएंगे आपके, एस्प्रिन आएगी, मिथाइल सैलिसिलेट को एज ए कूलिंग इफेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। सैलिसिलेट डाइमर होता है, ये भी पूछा जाता है कि डाइमर ऑफ एस्प्रिन, तो सैलिसिलेट बता देंगे आप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग सिस्टम के आधार पर बता रहे हैं हम। फिर उसके बाद बिनोराइलेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिनोराइलेट एस्प्रिन का एस्टर है, किसके साथ, पीसीएम के साथ। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड आपका रिंग आती है बी रिंग, पायराजोलिडीन रिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रिंग है, पायराजोलिडीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपकी ड्रग आएगी, फर्स्ट ड्रग आती है आपकी फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है, कौन सी ड्रग आएगी आपकी, फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल, आपको बस इतना याद करना है कि रिंग नाम याद कर लेना, उसके उस रिंग में कौन सी वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजोन। दूसरी ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। उसके बाद आपकी आती है सल्फीपायराजोन। ठीक है, सल्फीपायराजोन। ये ड्रग क्या होती है आपकी, NSAID तो है, नॉन स्टेरॉइड एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, बट कहाँ यूज की जाती है, यूरिकोस यूरिक में, है ना, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है वहां आपको यूज की जाती है। थर्ड रिंग सिस्टम आता है आपका फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें आती है आपकी आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन आती है इसमें, फेनोप्रोपेन। उसके बाद कीटोप्रोफेन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रिंग से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आती है आपकी नेप्रोक्सिन, जो आपके मेनली सर दर्द वगैरह में यूज की जाती है। नेप्रोक्सिन अच्छी ड्रग होती है, नेप्रोक्सिन। उसके बाद एक और ड्रग बताई थी मैंने ऊपर, नामब्यूटोन। पहले वाला रिंग सिस्टम, पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था वो आपका था कॉक्स के हिसाब से, और ये आपका रिंग के हिसाब से। ठीक है, नामब्यूटोन। नामब्यूटोन क्या होती है, एक नॉन एसिड ड्रग होती है। ठीक है, नॉन एसिड ड्रग होती है। ओके, उसके बाद आता है आपका अगला क्लासिफिकेशन में, डी में, डी में आता है आपका एंथ्रानीलिक एसिड डेरिवेटिव, एंथ्रानीलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें आती है आपकी मीफिनामिक एसिड, मीफिनामिक एसिड। ये तो अभी आपको मैंने इसका वो भी बताया था, साइड इफेक्ट भी बहुत पेशेंट में अभी दिया जाता है, मीफिनामिक एसिड, फ्लूफिनामिक एसिड। ठीक है, मीफिनामिक एसिड, फ्लूफिनामिक एसिड। ये ड्रग किसकी होगी आपके, एंथ्रानीलिक एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल। ई में आता है आपका ई क्लासिफिकेशन एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें आती है आपकी डाइक्लोफेनिक,
ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं आपके मैकेनिज्म के हिसाब से भी और आपके रिंग सिस्टम के हिसाब से भी। तो इसके एग्जांपल हो गए डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, जितने भी फेनिक आएंगे ना वो सब इसमें आते हैं, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक। तो ये सब कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है आपका एफ, इंडोल डेरिवेटिव्स। इंडोल डेरिवेटिव में आपकी ड्रग आती है इंडोमेथासिन। कौन सी ड्रग, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन आएगी इंडोल डेरिवेटिव में। सीधा आपसे पूछा जाएगा इंडोल डेरिवेटिव्स का एग्जांपल बताइए, फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ इंडीन डेरिवेटिव्स। इंडोल हो गया था, ये इंडीन में आती है आपकी सुनील डेक ड्रग। सुनील डेक ड्रग ये आपकी इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है, ये आपकी क्या है, प्रो ड्रग है ना, बॉडी के अंदर जाके एक्टिव ड्रग में फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन किसका, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपका। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल हो गया NSAID, यानी ये चैप्टर नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें अभी साइड इफेक्ट और बताता हूँ। पहले नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, पूरी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, नॉन स्टीरोइडल, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। उसके बाद इसमें कौन सी ड्रग आती हैं, तो इसकी मैकेनिज्म से चलते हैं हम, क्या कहाँ काम करती हैं ड्रग्स, है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहाँ काम करती हैं। तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम से क्या बनता है आपका, आर्कियोडेनिक एसिड बनता है। किससे, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, कॉक्स और लोप एंजाइम होते हैं, वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ल्यूकोट्राइन्स आगे आपको मैं बताऊंगा, किसी चैप्टर में आएगा तब। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में आपको हर चीज़ बताई जाएगी, बट आप साथ साथ पढ़ते जाइए। तो लिपिड डेरिवेटिव जब लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का एंटागोनिस्ट होता है आपको जिंगोलाइड बी। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है बस इसमें, जिंगोलाइड, ठीक है, बी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, तो ये याद कर लीजिएगा ना, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का जिंगोलाइड बी, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का यहाँ चला हुआ है। एक आपने ज़ेफिरलुकास्ट मोंटेलुकास्ट सुनी होगी ना, ज़ेफिरलुकास्ट मोंटेलुकास्ट, वो यहाँ पे यूज की जाती है, बता ही देता हूँ, ज़ेफिरलुकास्ट मोंटेलुकास्ट, है ना, जो मोंटेरेल से आती है अपनी, तो वही मोंटेरेल से है, मोंटेलुकास्ट, ज़ेफिरलुकास्ट मोंटेलुकास्ट, इसको इनिबिट करने वाली ड्रग है, किसको, ल्यूकोट्राइन्स को। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स को मैंने काम बताया था, तो इसके जस्ट अपोजिट, अगर आपके फेफड़ों में दिक्कत हो रही है तो आप मोंटेलुकास्ट देते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करेगी, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगी, यानी ब्रोंको डायलेशन कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसमें, अभी बताता हूँ लास्ट में, चलो फिर अभी पहले एक बार रिवाइज कर लो। तो कॉक्स फर्स्ट इनिबिटर का एग्जांपल बताया, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, इंडोमेथासिन। कॉक्स प्रिफरेंशियल, कॉक्स सेकंड, यानी कॉक्स सेकंड को ज्यादा और कॉक्स फर्स्ट को कम, तो निमुसलाइड, नाम्ब्यूटोन, मिलोक्सिकैम। ठीक है, सिलेक्टिव कॉक्स सेकंड इनिबिटर, इटोकॉक्सिब, सिलिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, जितनी भी कॉक्सिब होंगी सब कॉक्स सेकंड इनिबिटर होंगी। कॉक्स थर्ड इनिबिटर पैरासीटामोल। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के बारे में बताया, फ्री फ्रॉम टॉलरेंस एंड डिपेंडेंट, नॉन स्टेरॉइडल होती है। फिर कुछ साइड इफेक्ट बताए मैंने, जैसे एस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है, अल्सर करती है। अल्सर कैसे करती है, वो आयन ट्रैप करके अल्सर कर देती है। उसके बाद मैंने बताया एस्प्रिन का अल्सर को कम करने के लिए एंटासिड दे दो, खाना खाने के बाद खाओ। फॉस्फेट बफर की आजकल टैबलेट आने लगी है, माइक्रोनाइज पार्टिकल्स उसमें यूज किए जाते हैं। लीवर डैमेज कौन सी ड्रग करती है आपकी, निमुसलाइड और पैरासीटामोल। मीफिनामिक एसिड जो अभी मैंने बताया एंथ्रानिक एसिड डेरिवेटिव का, वो आपको क्या क्रिएट करती है, डायरिया क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद हार्टबर्न, पिरोक्सिकैम बताया। फिर आपका आता है रिंग सिस्टम के आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिंग सिस्टम। तो इसमें आपकी सैलिसिलिक एसिड आया पहले, सैलिसिलिक एसिड में जिसमें सैलिसिलिक रिंग प्रेजेंट होगी, एस्प्रिन में प्रेजेंट होगी, मिथाइल सैलिसिलेट और सैलिसिलेट। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें बिनोराइलेट और एस्प्रिन। तो बिनोराइलेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल का। अगली रिंग थी पैराजोलेडिन डेरिवेटिव में, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन और सल्फिन पायराजोन। सल्फिन पायराजोन कौन सी ड्रग होती है, यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है। फिर होता है फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, फिनोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और आपका नाम्ब्यूटोन। ये ड्रग कौन सी होती है, फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे NSAID में से कि कौन सी रिंग क्या होती है। एंथ्रानिलिक एसिड में पूछा जाता है कि मीफिनामिक एसिड, फ्लूफिनामिक एसिड, है ना, इसके आगे एसिड लगा लीजिए, एसिड आता है, जिसके आगे एसिड लगा वो मिले आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, डाइक्लोफेनिक, एस्क्लोफेनिक, जितने भी फेनिक होंगे सब किसमें आएंगे आपके, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में। इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमेथासिन, इंडिन डेरिवेटिव में सुलिन ड्रग आएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका कौन सा प्रोसेस हो, ये हो गया आपका फार्मासिस्ट के लिए कंप्लीट मैंने बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, इधर उधर का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस जितना बताया है रिंग सिस्टम वगैरह इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। उनको याद कर लेना ही आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, उनको याद करना। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डाले हुए हैं, तो देख लेना किसी वीडियो में डाला हुआ है या कहीं डाला हुआ मैंने, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जैसे अपना ल्यूकोट्राइन्स बताए थे मैंने, तो ल्यूकोट्राइन में ज़ेफिरलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट दो चीज़ें बताई हैं। तो एस्प्रिन जो होती है, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन के बारे में बताता हूँ। एस्प्रिन का काम क्या होता है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी शो करती है। कौन सी एक्टिविटी शो करती है, एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी शो करती है, यानी कि आपके ब्लड को थिन करने में काम यूज़ की जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है एस्प्रिन के बारे में। ठीक है, आपको कंडीशनल बेस क्वेश्चन दिया जाए कि एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक आया है या एमआई अटैक, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई स्ट्रोक आया है। ठीक है, स्ट्रोक है या उसको कोई पैरालिसिस टाइप का अटैक आया है, तो उसमें कौन से ड्रग यूज़ करेंगे, तो आप बता देना डायरेक्ट एस्प्रिन यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ब्लड थिनिंग का कंडीशन करती है। बट किसी पेशेंट की अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो उस सर्जरी के टाइम पे हम एस्प्रिन को बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। एक एस्प्रिन से क्या होता है, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, नोट कर लेना दोस्त ये बात, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें कौन सी ड्रग नहीं दी जाती, पहले वो बता देता हूँ। मॉर्फिन नहीं दी जाएगी उसको, एस्प्रिन, ठीक है, मॉर्फिन नहीं दी जाएगी, एस्प्रिन नहीं दी जाएगी और प्रोपेनोलोल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये तीन ड्रग अस्थमा के पेशेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि ये क्या कर देती है, उनके हार्ट में, मतलब उनके लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर आपने किसी अस्थमा के पेशेंट को एस्प्रिन दे दी तो एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा हो गया वो, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप कौन सी ड्रग देंगे, ज़ेफिरलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट। कौन सी ड्रग देंगे, मोंटेलुकास्ट और ज़ेफिरलुकास्ट। तो आपसे पूछा जाए कि एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा ट्रीटेड विद, तो आप डायरेक्ट बताएंगे ज़ेफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट। क्यों दी जाती है, क्या करती है, इनहिबिट करती है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को। तो ऊपर बताया था मैंने आपको, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को ये ड्रग इनहिबिट करती है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट में, इनको नोट कर लीजिएगा आप। एक आता है कि किसी कुछ पेशेंट में, मतलब कुछ पेशेंट नहीं, जब बच्चा बेबी पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो उसमें बोला जाता है कि हार्ट में छेद है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए आपका हार्ट है ना, डायग्राम पे नहीं जाना है आपको, हार्ट समझना है। ये आपका हार्ट हो गया, ये 4 चैम्बर हो गए। तो एक में आपका ब्लड, प्योर ब्लड आता है एक से, ठीक है, एक से आपका प्योर मतलब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी, मतलब हार्ट से बाहर। ये हो गया। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो डक्ट होती है ना, ये वाली जो डक्ट है, ये वाली, इस डक्ट को बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। क्या बोलते हैं इसको, डक्टस आर्टीरियोसिस। तो जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो ये डक्ट अपने आप क्लोज हो जाती है, यानी कि यहाँ से डक्ट अपने आप क्लोज हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे लंग्स काम करने लगेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अपने रूट से जाने लगेगा। बट जिन बच्चों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता तो उनके लिए 2 ड्रग्स यूज की जाती है। तो उसमें दी जाती है एक तो उस बच्चे को एस्प्रिन, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एस्प्रिन और इंडोमेथासिन, याद रख लेना 2 ड्रग्स के नाम। तो डक्टस आर्टीरियोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज की जाएंगी, आपकी एस्प्रिन और इंडोमेथासिन। ठीक है, एस्प्रिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बड़ी काम की चीज़ है, बड़े साइड इफेक्ट भी इन दोनों काम है। ठीक है, एस्प्रिन के बारे में एक यूज ये हो गया, एक यूज मैंने यहाँ बताया, मतलब साइड इफेक्ट बताया, एक यूज ये बताया। एक यूज और होता है आपका एस्प्रिन का, अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन से सिकनेस हो गई, रेडिएशन सिकनेस डायरिया, है ना, कोई पेशेंट अगर किसी रेडिएशन के आके, जैसे एक्सरे वगैरह की रेडिएशन आके अगर उसको डायरिया हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में भी कौन सी ड्रग दी जाएगी, आपकी एस्प्रिन, ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी, याद रख लेना, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, रेडिएशन सिकनेस डायरिया की एस्प्रिन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एस्प्रिन या एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पेशेंट को गाउट की प्रॉब्लम है ना, अचानक से एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को कौन सी ड्रग दी जाएगी, आपकी एस्प्रिन और इंडोमेथासिन ड्रग दी जाएगी एज ए पेन किलर के तौर पे। आ गया समझ में, एज ए पेन किलर एक्यूट। अगर उसको क्रोनिक गाउट है, क्रोनिक गाउट में आपकी पेन किलर के तौर पे दी जाएगी पैरासीटामोल। अगर क्रोनिक गाउट है तो उसको कौन सी दी जाएगी, क्रोनिक गाउट या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन सी ड्रग दी जाएगी, आपकी पीसीएम दी जाएगी।
ओके, आगे समझ में कहाँ कौन सी यूज़ की जाती है। बाकी जितनी भी NSAID हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, अपन ने जो भी पढ़ी हैं, ये सब कहाँ यूज़ की जाती हैं, बॉडी पेन में, ठीक है, दांत पेन में, बैक पेन में, इन सब में हम इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे समझ में। अब अगला आता है आपका, एक और बता देता हूँ मैं आपको कि जो पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल है, वो प्रेगनेंसी में कहाँ यूज़ की जाती है। प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत बीमार है तो उसमें और कोई NSAID नहीं देंगे, ओनली कौन सी NSAID देंगे, पैरासीटामोल। कौन सी देंगे, पैरासीटामोल। और प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी एस्प्रिन नहीं दिया जाएगा। कौन सी ड्रग नहीं दी जाएगी, एस्प्रिन। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट लेडी को आपने एस्प्रिन दे दी तो ये एस्प्रिन बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है तो उसी टाइम डक्टस आर्टेरियोसस को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज कर देगी ऐसे, यानी कि यहाँ से अलग कर देगी। तो इसलिए एस्प्रिन को माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस टाइम नहीं दी जाती। अगर ऐसा कर देंगे तो उस बच्चे का लो वेट बर्थ बेबी पैदा होगा, है ना, बेबी का वजन कम होगा। इसलिए उस पेशेंट को ये, मतलब उस माँ को ये एस्प्रिन नहीं दी जाती है। एस्प्रिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट बताए, जैसे मैंने अल्सर, एक दो साइड इफेक्ट और बता देता हूँ। वर्टिगो कर देती है, चक्कर आना, या टिनिटाइटिस, है ना, घंटियों, कान के अंदर घंटी बजना। मैंने एक पहले भी एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ाई थी तो क्विनिन के बारे में बताया था, यही साइड इफेक्ट आज एस्प्रिन के बारे में बता रहा हूँ। तो एस्प्रिन कितने बता दिए मैंने, बहुत सारे एस्प्रिन के बारे में साइड इफेक्ट और इफेक्ट बता दिए। तो एस्प्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, अगर लो वेट बर्थ बेबी पैदा हो रहा है ना, मतलब लो वेट बर्थ बेबी, साइड इफेक्ट कौन से ड्रग का हो गया आपका, एस्प्रिन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लो वेट बर्थ बेबी किसका साइड इफेक्ट हो गया, एस्प्रिन का। ओके डियर स्टूडेंट, अगर किसी को अब भी कोई डाउट रहे इस टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ सके, ठीक है। और आपके एग्जाम्स की तैयारी करिए, ये आपका सफिशियंट है, फार्मासिस्ट के सिलेबस के हिसाब से ये कुछ एक्स्ट्रा ही मान लीजिए, बाकी सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपकी कंप्लीट हुई। जय हिंद, जय भारत।